नमस्कार। दीपक हाई स्कूल अमरेली की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की हिंदी की कृति नंबर 14 मेरी माँ वह हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरी माँ, लेखक रामप्रसाद बिस्मिल। और इस गद्य का, इस पाठ का जो साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा यानी अपने आत्मा की कथा, खुद के जीवन की कथा। और उस आत्मकथा का एक अंश यानी टुकड़ा, भाग, विभाग मेरी माँ इस शीर्षक से यहाँ पर प्रस्तुत है। तो आज हम रामप्रसाद बिस्मिल जी का पाठ है मेरी माँ वो पढ़ने जा रहे हैं। कृति नंबर 14। यहाँ पर हम रामप्रसाद बिस्मिल की तस्वीर देख सकते हैं और यह शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश में आया हुआ एक शहर शाहजहांपुर। और यह हमारे जाने माने प्रसिद्ध ऐसे लेखक, ऐसे परम क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी। क्रांतिकारी, क्रांति यानी परिवर्तन। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। तो क्रांतिकारी, परिवर्तन करने वाला या क्रांति करने वाला, कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी, कर्तृवाचक संज्ञा में आएगा क्रांतिकारी। और क्रांति करने वाला यह जो शब्द है, यह वाक्य है, उनका बनेगा कर्तृवाचक संज्ञा क्रांतिकारी, क्रांति करने वाला। तो यह रामप्रसाद बिस्मिल जी हैं और उसने देश की खातिर, भारत माता की खातिर अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो उन्होंने जब उनको काकोरी घटना के बाद, हम देखेंगे काकोरी घटना क्या है, तो काकोरी घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने उसे जेल में रखा था। उस दौरान उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपने जीवन की कथा लिखी थी, अपनी आत्मा की कथा लिखी थी। और फांसी के 2 दिन पहले उन्होंने यह आत्मकथा किसी भी तरह बाहर भेज दी। तो उनके आत्मा की कथा, उनके जीवन की कथा का एक अंश है। आत्मकथा पढ़ी है, लेकिन उनमें से एक जो अंश है, भाग है, उनको शीर्षक दिया है मेरी माँ। तो रामप्रसाद के जीवन में उनकी माँ का कितना हिस्सा है, उसने किस प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन को उन्होंने बनाया था, किस प्रकार से घड़ा था, उनका वर्णन इस गद्य में दिया गया है। रामप्रसाद बिस्मिल, भारत के प्रसिद्ध ऐसे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल। उनका जन्म सन 1887 और उनका निधन सन 1927 में। यहाँ पर जो तारीख दी गई है वो गलत है, हमें सही तारीख याद रखनी है। सन 1887 में यहाँ पर दिया गया है 11 जून 1897, लेकिन हमें याद रखना है 11 जून 1887। और निधन उनका 19 दिसंबर 1927 को हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि छोटी सी उम्र में उसने भारत माता के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो उनका जो जन्म साल है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर हम उनका परिचय लेते हैं। रामप्रसाद का जन्म शाहजहांपुर, यहाँ पर तस्वीर दी गई है शाहजहांपुर की। तो रामप्रसाद का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जो आया हुआ है, वो एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह, यानी उनके दादा के दादा, पितामह रोजी और रोटी, तो यह शब्द होगा द्वंद्व समास, रोजी और रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। ग्वालियर के एक छोटे से गांव से यहाँ पर शाहजहांपुर में आकर वह बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, पढ़े और लिखे, तो यह भी द्वंद्व समास आएगा, क्योंकि दोनों पद हैं वह मुख्य हैं, पढ़ना और लिखना। तो जहाँ पर दोनों ही पद मुख्य होते हैं और तब बनता है व्याकरण का एक प्रकार जो समास होता है, और उनमें समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। तो यह दोनों शब्द रोजी और रोटी दोनों मुख्य हैं, तो यह दोनों है द्वंद्व समास। तो उनके पितामह ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ शाहजहांपुर में
बसे थे। कचहरी में सरकारी, उनके पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में, कचहरी यानी कार्यालय में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उनका जो परिवार था वो साधारण था, उनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, सरकारी स्टाम्प यानी स्टैम्प बेचते थे और परिवार का उन्होंने पालन किया। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। रामप्रसाद बिस्मिल की बात की जा रही है यहाँ पर। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े। तो रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाज में भी वो दाखिल हुए। आर्य समाज जो हमारे देश में समाज सुधार के लिए जो प्रवृत्ति करता था उसमें भी वो जुड़ गए। आर्य समाज के जो स्थापक है दयानंद सरस्वती, तो उस आर्य समाज में वो जुड़ गए और बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। और संगठन यानी जो समूह, दल, तो क्रांतिकारियों का जो दल था उनमें देश के लिए, देशभक्ति के लिए वह सक्रिय हुए यानी जुड़ गए, उसमें शामिल हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। काकोरी रेल डकैती, तो काकोरी जो स्टेशन है, काकोरी जो गांव है उत्तर प्रदेश में आया हुआ, काकोरी जो स्टेशन है, और वहां पर ऐसा होता है कि अंग्रेज सरकार हमारे भारत देश में से धन संपत्ति हथियार लेकर वो अपने देश में जा रहे थे और शाहजहांपुर जो हमने बताया वहां से लखनऊ जा रहे थे। जो अंग्रेज सरकार है वह करीब 8,000 रुपये लेकर, उस समय के 8,000 लेकर लखनऊ जो हमारे देश में आया हुआ है, तो शाहजहांपुर से लखनऊ वह रुपया लेकर जा रहे थे और उस रुपये से हमारे देश में वो बगावत फैलाने वाले थे। और क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर जैसे कई क्रांतिकारी थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, इस काकोरी जो रेल डकैती हुई इसमें कौन कौन से थे, तो यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल, तोमर, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह आदि कई, चंद्रशेखर आजाद, सचिन जी आदि कई ऐसे क्रांतिकारी थे। और उसने काकोरी जो स्टेशन था उत्तर प्रदेश का, वहां पर इस करीब 8,000 रुपये की लूट की। क्यों? क्योंकि उस रुपये से जो क्रांतिकारियों के लिए जो हथियार खरीदे जाए, उससे हमारे भारत देश में जो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे और उस हथियार लेकर उसका इस्तेमाल करके हथियारों का, इस संपत्ति से हथियार लेंगे क्रांतिकारी, ऐसा उसने सोचा था और इससे बाद में हथियार लेकर अंग्रेजों को भगाया जाएगा। तो ये काकोरी रेल डकैती, तो यहाँ पर शाहजहांपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी, रेल जा रही थी, उसे काकोरी स्टेशन पर लूटा गया। किसने लूटा? क्रांतिकारियों ने। तो यहाँ पर नाम दिए गए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, साथ ही चंद्रशेखर आजाद और कई 2-3 और क्रांतिकारी थे। और उसने जो बीच में जो काकोरी स्टेशन आता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इस संपत्ति को, इस धन को अंग्रेज सरकार जो ले जा रहे थे लखनऊ, उस संपत्ति को लूटते हैं। काकोरी कांड के तो यहाँ पर जो शहीद है उनको शत नमन। तो यहाँ पर 19 दिसंबर, लेकिन 9 दिसंबर ऐसा 1925 और 9 दिसंबर ऐसी उनकी तारीख है, यहाँ पर गलत दी गई है। तो 9 दिसंबर 1925 में इस काकोरी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इस धन संपत्ति को लूटा गया था और उसमें लूट में जो शामिल थे वह रामप्रसाद बिस्मिल भी उनमें से एक थे। तो जब भारत सरकार, अंग्रेज सरकार ने काकोरी रेल डकैती, तो काकोरी जो रेलवे स्टेशन था, रेल यानी रेल, डकैती यानी लूट, तो काकोरी स्टेशन पर रेल में से जो डकैत की, जो लूटा, और उसका रामप्रसाद बिस्मिल जी को मुख्य अभियुक्त माना गया। अभियुक्त यानी अपराधी, समानार्थी होता है अभियुक्त यानी अपराधी, दोषी, मुजरिम। अभियुक्त, अपराधी, दोषी और मुजरिम। तो उसे दोषी माना गया और उन्हें अंग्रेज सरकार ने कई व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई और वे देश के लिए शहीद हो गए। तो ऐसे थे हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी।
आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे राम प्रसाद बिस्मिल जी। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिका, पत्र और पत्रिका, तो यह भी द्वंद्व समास है। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। तो उन्हें जब फांसी हुई और 1927 में, तो उसके 2 दिन पहले उसने अपनी आत्मकथा किसी भी तरह जेल में से बाहर भिजवा दी, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। और उसने जो आत्मकथा लिखी उनके कुछ अंश, पूरी आत्मकथा नहीं लेकिन कुछ अंश गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने संपादन में जो अच्छे अच्छे लेख है उसका संपादन किया, उसे इकट्ठा किया और उसे नाम दिया काकोरी के शहीद। और उस नाम से इस आत्मकथा में से, राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा में से उसने कुछ अंश लिए और गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस शीर्षक से उनको छापा। माँ, अब राम प्रसाद बिस्मिल जी, हमारा जो शीर्षक है मेरी माँ, राम प्रसाद जी अपनी माता के बारे में, उसकी माता का उनके जीवन में जो योगदान है, किस प्रकार उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी का व्यक्तित्व का निर्माण किया, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, और उसके बारे में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आत्मकथा के अंश में, तो साहित्य प्रकार हमारा है आत्मकथा अंश में प्रस्तुत किया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी इस पाठ में क्या कहते हैं, उनका सारांश है। वो कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती। बहुत ही सही बात बताई कि माँ सिर्फ हमें जन्म ही नहीं देती, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व तो यह है भाववाचक संज्ञा। तो हमारी माता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। अपनी आत्मकथा के अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्मांतर में उनके ऋण से पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो अपनी आत्मकथा के अंशों में, अंश यानी विभाग में, टुकड़े में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में, जीवन का निर्माण, तो यह तत्पुरुष समास हुआ, जीवन का निर्माण। तो का शब्द जो आएगा कारक, इससे बनता है तत्पुरुष समास। तो उनके जीवन के निर्माण में, निर्माण यानी उनके निर्माण करना, कुछ नया बनाना, उसमें उसकी माँ का अवर्णनीय योगदान है, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके वह शब्द समूह होगा इसका, जिसका वर्णन न हो सके वह, तो यह होगा बहुव्रीहि समास। जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता उसे अवर्णनीय। तो उनकी माता का उनके जीवन में जो शब्दों में बयां न हो सके ऐसा उनका योगदान है, उनकी माता का योगदान यानी हिस्सा। तो उनके प्रति यानी तरफ, और राम प्रसाद बिस्मिल जी नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और जन्म जन्मांतर, तो अनेक जन्म में, जन्म जन्मांतर, तो अनेक जन्म में उनके ऋण से, उनकी माता का जो ऋण है, कर्ज है उन पर, उनसे पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई। पूर्ण यानी ऋण से मुक्त होना, ऋण यानी कर्ज से मुक्त होना, तो उनके ऋण से पूर्ण होने की यानी कि उनके कर्ज से मुक्त न होने की उन्हें संभावना नहीं दिखाई, यानी कि उनके ऋण से, उनके कर्ज से वे कभी भी उनका कर्ज चुका नहीं पाएंगे, उनका ऋण कभी भी वो उतार नहीं सकेंगे, ऐसी संभावना उन्हें दिखाई देती है। पूर्ण होने की संभावना नहीं दिखाई देती, यानी ऋण पूर्ण यानी ऋण से मुक्त होना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी माता का उनके जीवन में जो योगदान है उनसे वे कभी भी पूर्ण हो सकेंगे नहीं। तो यह शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। अभी हमने जो देखा था राम प्रसाद बिस्मिल जी की यह आत्मकथा है, उनका जो वाक्य है उनका बहुत ही विश्व प्रसिद्ध वाक्य है, सर भरोसे के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो यह उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां है, सर भरोसे के तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यह उनकी माता है जिसके बारे में मेरी माँ ऐसा आत्मकथांश में उन्हें शीर्षक उन्होंने दिया है मूलमती। उनकी माता का नाम था मूलमती जी, और यह मूलमती जी की तस्वीर है। वुमन फ्रीडम फाइटर्स, तो फ्रीडम हमारे स्वातंत्र का जो युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें उन्होंने किस प्रकार अपना हिस्सा दिया, उनकी बात
रामप्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ पर इस आत्मकथांश में प्रस्तुत की है। यह काकोरी, जहाँ पर हमारे शहीदों ने यहाँ पर अंग्रेजों का खजाना लूटा था, यह काकोरी रेलवे स्टेशन है और यह हमारे शहीद है। काकोरी कांड के शहीदों को शत शत नमन। तो इस प्रकार यह चंद्रशेखर आजाद ने अपने आत्मकथांश में यह लिखा हुआ है। हमारा जो गद्य है, हमारा जो कथांश है वह हम शुरू कर रहे हैं। यह उनके माता है, रामप्रसाद बिस्मिल जी की माता, और यह उनके पिताजी है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं लखनऊ, यहाँ पर लखनऊ की तस्वीर दी गई है। तो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था और उस लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में जाने की रामप्रसाद बिस्मिल जी की बहुत इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे दिया। तो उनकी जो दादी जी थी और उनके जो पिताजी, यह पिताजी है, यह माता जी है, उनकी जो दादी जी थी उसका फोटो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें नहीं दिया है। तो यह उनके पिताजी और उनकी जो दादी जी थी, उनके पिताजी की माता जी, और उन्होंने उसका विरोध किया कांग्रेस में जाने का, लखनऊ कांग्रेस में जाने का। लेकिन माता ने उसे आज्ञा दी, अनुमति दी या मूलमती जी ने, और उसी कारण देश सेवा के कार्य में वह जुड़ गए, यानी उनका प्रारंभ हुआ, देश सेवा करने का प्रारंभ हुआ। तो उनके पास थोड़ा, माता के पास थोड़ा जो पैसा था उससे उसने कांग्रेस में लखनऊ में जाने के लिए उसे आज्ञा दे दी और खर्च भी दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था और उस समय लेखक कहते रामप्रसाद बिस्मिल जी कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में आया हो, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, और उस वक्त सेवा समिति का शाहजहांपुर में भी आरंभ हुआ। सेवा समिति, सेवा करने की समिति, समिति यानी समूह, टुकड़े, टीम, सेवा करने की समिति, समूह। तो यह होगा तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति संबद्ध तत्पुरुष समास, सेवा करने की समिति। तो शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। लेखक कहते हैं कि मैं बड़े उत्साह से, मैं रामप्रसाद बिस्मिल जी अपनी बात कर रहे हैं कि मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। यह तत्पुरुष समास है। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। देश सेवा के जो कार्य करते थे रामप्रसाद बिस्मिल जी, या उनकी माता, गलती होगी, रामप्रसाद जी जो देश सेवा करते थे उनमें उनकी जो दादी जी और उनके जो पिताजी थे, उनको यह इस प्रकार के देश सेवा के कार्य अच्छे लगते नहीं थे। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा बहुत दंड सहन करना पड़ता था। परंतु उनकी जो माताजी थी, मूलमती जी, वो बहुत मुझसे प्रोत्साहन देते थे। और पिताजी और दादी जी बार बार मना करते थे, फिर भी माताजी, उनका जो उत्साह था, उसे पता था कि उनका जो पुत्र है वो देश सेवा का कार्य कर रहा है, और इसीलिए उनका जो उत्साह था, उनका उमंग था, उनका जो आनंद था, उसे भंग न होने देते थे, भंग यानी टूटने न देते थे। और जिसके कारण माताजी उन्हें साथ देते थे रामप्रसाद बिस्मिल जी को, और इसीलिए उन्हें बार बार उनके पिताजी की डांट फटकार, उसके पिताजी उसे डांटते थे, कई बार फटकारते भी थे, और कई बार उसे दंड यानी सजा भी देते थे। तो यह डांट फटकार, डांट और फटकार, तो यह हुआ द्वंद्व समास, दोनों का जो पद है वह मुख्य है। तो उनके पिताजी उन्हें, उनकी माताजी को, उनके पिताजी या उनकी माताजी को, रामप्रसाद बिस्मिल जी को जो साथ देते थे उनके माताजी, और इसीलिए कई बार उसे दंड, फटकार और कई बार उसे सजा भी देते थे। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। लेखक कहते रामप्रसाद बिस्मिल जी के सही मायने में, सही अर्थ में जो मेरी माताजी है वह देवी है। यहाँ पर लखनऊ की तस्वीर दी गई है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की बात की गई थी, तो यह लखनऊ है। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजों ने इस प्रकार कार्य किया था, फुट डालो और राज करो की नीति के लिए बड़ा धक्का था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो हुआ तो उसमें अंग्रेजों ने यह किया था कि फुट डालो, आपस में भारत के लोगों के बीच में फुट डालो और राज करो। तो यह लखनऊ की तस्वीर। तो हम बात कर रहे हैं उनकी माताजी की, कि उनकी माताजी सही मायने में, सही अर्थ में वह
देवी थी। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। लेखक कहते हैं बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मुझ में जो जीवन के प्रति साहस आया, देश के लिए कुछ करने का साहस आया और बहुत साहस आया, वो मेरी माताजी, उनके माताजी जो मूलमती जी है उनकी बात कर रहे हैं, और उनके गुरुदेव थे, उनके गुरु थे, उनका नाम श्री सोमदेव जी। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रामप्रसाद बिस्मिल जी के गुरु का नाम क्या था, तो श्री सोमदेव जी। तो उनके माताजी और उनके जो गुरु जी थे श्री सोमदेव जी, और उनके हौसले के कारण, उनके मदद के कारण ही वह देश सेवा के कार्य में जुट गए, और उनकी कृपाओं का ये परिणाम था कि उनको जीवन के प्रति, देश सेवा के प्रति कुछ साहस आया। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो उनकी दादी जी जो थी और उनके पिताजी वो बार बार रामप्रसाद बिस्मिल जी को विवाह करने के लिए कहते। तो लेखक कहते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरी दादी जी और मेरे पिताजी बार बार मुझे विवाह करने का अनुरोध करते, अनुरोध यानी आग्रह करते, परंतु मेरी माताजी यह कहते कि अभी छोटा है, अभी विवाह के योग्य नहीं है, जब तक वो शिक्षा प्राप्त न कर ले तब तक उनका विवाह करना उचित न होगा, उचित यानी योग्य। तो अभी उनकी विवाह की उम्र नहीं है, और जब तक उनका शिक्षण पूरा न हो जाए, शिक्षा पाना यानी प्राप्त करना, तो जब तक वह शिक्षण प्राप्त न कर ले तब तक उनका विवाह करना योग्य न होगा। उचित यानी योग्य, उनका विरोधार्थी आएगा अनुचित। उचित का विरोधार्थी अनुचित, तो उचित यानी योग्य और उनका विरोधार्थी होगा अयोग्य। उचित अनुचित, तो उनकी माता कहती कि उनका विवाह इस उम्र में करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। लेखक कहते हैं रामप्रसाद बिस्मिल जी कि माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार, सद वत्ता व्यवहार, सद यानी अच्छा, व्यवहार यानी व्यवहार, सदवत्ता व्यवहार, संधि विच्छेद होगा, सदवत्ता व्यवहार, सद यानी अच्छा। तो माताजी के प्रोत्साहन तथा उसके अच्छे व्यवहार के कारण मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की। दृढ़ता यानी अडिगता, मक्कमता, अडिग। तो वे माताजी के प्रोत्साहन और अच्छे व्यवहार के कारण उनके जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न हुई कि उसके कारण उनके जीवन में कई आपत्तियां आई। आपत्ति यानी मुश्किल तथा संकट, दोनों समान आती है। आपत्ति, संकट, मुसीबत, जो भी कहिए, दिक्कत, बाधा, अड़चन, रुकावट, समस्या, उलझन, तो उनके जीवन में कई आपत्ति, संकट आए, फिर भी उस समय उनकी माता के प्रोत्साहन और अच्छे व्यवहार के कारण उनकी दृढ़ता आई उनके जीवन में, और उसी कारण उसने आपत्ति के समय भी अपने जो संकल्प था, संकल्प यानी प्रतिज्ञा, तो उसने माता के व्यक्तित्व के कारण, माता के अच्छे और प्रोत्साहन के कारण उनमें जो दृढ़ता आई थी, और उसी कारण उसने अपने संकल्प को कभी भी त्यागा नहीं था। उसने जो भी एक बार प्रतिज्ञा ली उसे कभी भी छोड़ा नहीं था। अब एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने संकल्प को त्यागा नहीं था, किस प्रकार उस पर वह दृढ़ रहे, अड़िग रहे, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। रामप्रसाद बिस्मिल जी अपने आत्मकथांश में कर रहे हैं। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। लेखक कहते हैं कि एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमा, दीवानी यानी अदालत, मुकदमा यानी केस, तो अदालत का कोई केस था और उस पर दावा करके वकील से वो कोई काम के लिए बाहर गाँव गए थे, और वकील को कह गए थे कि मेरा जो कुछ भी काम हो वह मेरे पुत्र से आप करा ले। वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा, मुझसे यानी रामप्रसाद से करा ले आप। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। अब उनके पिताजी रामप्रसाद बिस्मिल जी के जो पिताजी थे वो बाहर गाँव गए थे, स्टाम्प बेचते थे, और उस समय ऐसा हुआ कि कोई काम पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने, जो वकील थे उसने रामप्रसाद को बुला भेजा, उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा,
और बुलाकर जब रामप्रसाद उनके वकील के पास आए, जब कोई बुलाकर उसे रामप्रसाद को वकील के पास ले गया, तब वकील ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर वह तुम वकालतनामे पर कर दो। तुम्हारे पिताजी के बजाय तुम्हारा हस्ताक्षर वहां पर चलेगा, अथवा तुम्हारे पिताजी जो हस्ताक्षर करते हैं वैसा ही हस्ताक्षर, सही हस्ताक्षर यानी सही, तुम इस वकालतनामे पर कर दो। तुम्हारे पिताजी की जो सही है, हस्ताक्षर है, तुम इस वकालतनामे पर कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे यह कहा था। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। लेखक तुरंत ही कह देते हैं कि मैं मेरे पिताजी के हस्ताक्षर नहीं करूंगा, क्योंकि यह धर्म के खिलाफ होगा, विरुद्ध यानी खिलाफ होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता, मेरे पिताजी के हस्ताक्षर में कदापि यानी कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह गलत है। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया, रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि वकील साहब ने मुझे बहुत ही समझाया कि जो मुकदमा है केस है वो खारिज हो जाएगा। खारिज यानी रद्द हो जाना। तो बहुत समझाते हैं, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। वकील के समझाने पर भी मुझ पर कुछ भी उनका असर न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए और उनका प्रभाव भी न मुझ पर हुआ और मैंने हस्ताक्षर भी नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। लेखक रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता, आचरण यानी व्यवहार करना, कार्य में लाना। तो मैं हमेशा जो मैंने संकल्प लिया था अपने माता के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण, और उस जो सत्य का जो मैंने संकल्प लिया था वो हमेशा मैं उस राह पर चलता रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं सत्य बात कह देता था। तो यहाँ तक हम अपना पहला विभाग पूर्ण करते हैं। अगले विभाग में अपने गद्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आभार।